दोस्तों नमस्कार। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा उथल पुथल हो सकता है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। जापान में जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था में चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं, इसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। अभी पूरा प्रयास है कि इस पूरी समस्या को जापान तक रोका जाए, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से ईरान वॉर रुक नहीं रहा है, जिस तरह से यूक्रेन की स्थिति गंभीर होती जा रही है, आने वाले दिनों में आर्थिक चुनौतियां जिस तरह से बढ़ेंगी, उसको समझने के लिए जापान का एग्जाम्पल जरूरी है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको सिलसिलेवार किस तरह से जापान अपने आप एक ट्रैप में फंस गया है और किस तरह से अमेरिका उसको निकालने का प्रयास कर रहा है, इन दोनों की चर्चा मैं करूंगा। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में इसका क्या असर होने वाला है। तो शुरुआत आज इस वीडियो से करते हैं कि जापान किस तरह से अपने ही ट्रैप में फंस गया है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि फंसने का कारण क्या है। आपके सामने ये दो ग्राफ है जो मैं लेके आया। पिछले 5 साल में किस तरह से येन अमेरिका की करेंसी यानी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। करीब 5 साल में 45% जो येन है उसकी वैल्यू कम हुई है अगेंस्ट डॉलर। इसका मतलब यह है कि डॉलर के मुकाबले येन 160 के ऊपर पहुंच गया था। अब इसके क्या मायने हैं, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। पिछले 1 साल में करीब 7% वही 160 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि ये और कमजोर ना हो, इसीलिए अगर आप ये देखें यहां पे तो अमेरिका ने इंटरवीन किया। अब ये अमेरिका ने क्यों इंटरवीन किया, इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें अमेरिका का क्या स्वार्थ है, क्योंकि अमेरिका बगैर स्वार्थ के कुछ नहीं करता। इसीलिए अंत में पहले मैं जापान का एनालिसिस करूंगा और फिर बताऊंगा कि अमेरिका ने क्यों इंटरवीन किया। तो इसीलिए आपको अंत तक ये वीडियो देखना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि आफ्टर ऑल हुआ क्या। ये स्लो ग्रोथ का चैलेंज नहीं है, ये अपने आप में अगर हम देखें तो जापान एक तरह से अपने खुद के पॉलिसी ट्रैप में फंस गया है। अब वो ट्रैप के कारण क्या है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक पॉलिसी मेजर लेते हो एक समस्या को संभालने के लिए तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरे को संभालने के लिए आप कोई कार्रवाई करते हो तो तीसरी खड़ी हो जाती है। मतलब एक साथ तीनों समस्याओं को आप इसलिए काबू नहीं कर सकते क्योंकि तीनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक को दबाओगे दूसरी उभरेगी, दूसरे को दबाओगे तीसरी उभरेगी। ये इस समय समस्या जापान की बन गई है। तो इस पूरी स्थिति के अंदर हम आपके सामने आज ये एनालिसिस रख रहे हैं। शुरुआत होती है वीक येन से। 40 साल का सबसे कमजोर येन इस समय दुनिया में है। $1 के मुकाबले 160 येन स्थिति है। और साथ ही अगर हम देखें तो क्योंकि जापान अपने यहाँ पे एनर्जी इंपोर्ट करता है जैसे भारत इंपोर्ट करता है, मतलब उसको लगातार डॉलर चाहिए। और लगातार डॉलर चाहिए का मतलब है कि लगातार उसको डॉलर अगर खरीदना है तो इसका मतलब यह है कि उसको येन दे के डॉलर खरीदना है। और अगर डॉलर की सप्लाई कम है तो येन आपको ज्यादा देना पड़ेगा। यह चीज समझना जरूरी है। तो इसीलिए यह कन्वर्जन रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इस समय जापान में जहां पे अक्सर ये कहा जाता था कि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो है, अगर भारत की भी अगर आप देखें बुलेट ट्रेन की बात हम कर रहे हैं, हमने जापान से लोन लिया है, हमने किस दर पे लिया है, ये कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25% या आधा परसेंट है। इस समय जापान में जो चल रही है महंगाई वो है करीब 7% के आसपास। और जब महंगाई बढ़ती है तो आपको ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अब स्थिति क्या है, अगर आपको महंगाई कंट्रोल करनी है तो आपको अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। जब आप बैंक ऑफ जापान अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्या होता है कि जो सरकार ने बैंकों से उधार लिया हुआ है, सरकार के ऊपर कर्जा और बढ़ जाता है। जैसे भारत सरकार की स्थिति हो रही है,
इसकी मैं चर्चा अलग से करूंगा कि जितना भारत सरकार बैंकों से लोन लेगी, जब ब्याज की दाम बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा बैंकों को। ये आज स्थिति हो गई है बैंक ऑफ जापान की। मतलब आपको महंगाई कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी है। आप ब्याज दरें बढ़ाते हो तो सरकार पे बोझ और बढ़ जाता है। कुल मिला के इस पूरी स्थिति से कैसे निपटा जाए। और जब आपको इस पूरी स्थिति के अंदर ब्याजें बढ़ रही हैं तो ब्याज आपके ऊपर कितना है? आपकी जीडीपी का 203%। मतलब दुगना, जीडीपी से दुगने से भी ज्यादा आपके ऊपर ब्याज है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने आपके टैक्स कलेक्शन हैं उसके ज्यादातर अमाउंट अब आपकी जा रही है डेट सर्विसिंग। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसका मतलब यह है कि सरकार को अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम करने हैं, वेलफेयर प्रोग्राम करने हैं तो और लोन लेना पड़ेगा। जब आप और लोन लेते हो तो ब्याज और बढ़ जाता है। आप एक तरह से डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं। अब स्थिति क्या है? ये तब आप निपटा सकते हो अगर आपके यहाँ पे प्रोडक्टिव मैन पावर हो। जैसे चाइना ने अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। हम भारत में बार बार हम क्यों बोलते हैं मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाइए मोदी जी। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हो, मैं लगातार कह रहा हूं कि आप जीडीपी वगैरह का चक्कर छोड़ दीजिए। एक पॉइंट पे फोकस करिए कि हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो फैक्ट्रियां चलती हैं, आपके यहाँ पे उत्पादन होता है, लोगों की आमदनी होती है, सरकार को वेलफेयर स्कीम कम देनी पड़ती हैं, आपके ऊपर खर्चे कम होते हैं, इनफैक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। और जब टैक्स कलेक्शन बढ़ता है तो सरकार की स्थिति मजबूत होती है। तो सरकार को अपने हित में जॉब क्रिएशन करना जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ तो हम लॉलीपॉप बांटने में विश्वास करते हैं, फ्रीबीज का जमाना है। अब हो क्या रहा है जापान के साथ? जापान के साथ स्थिति यही है कि वहां पे पॉपुलेशन एजिंग है, मतलब लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उनको वेलफेयर स्कीम देनी है। ऑन एन एवरेज अगर एज वहां पे अगर 77 से 80 साल है तो 80 साल के व्यक्ति से तो आप उम्मीद नहीं करोगे कि वो फैक्ट्रियों में काम करे। लेकिन आप उसको मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकते, तो आपको उनकी दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनके रखरखाव का इंतजाम करना पड़ेगा, उनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि वो कमा तो रहे नहीं, तो उनको पेंशन देनी पड़ेगी या बाकी सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती जा रही। ऐसी स्थिति के अंदर आपको जब सरकार को ये सब वेलफेयर के लिए और पैसा चाहिए, मतलब फिर आप बाजार से और उधार लोगे। जब आप और उधार लोगे तो आपको जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो या किसी और के रूप में हो। और इस स्थिति के अंदर जब आप ज्यादा से ज्यादा उधार लेने का प्रयास करते हो तो आप इस बात को समझिए कि आपको पैसा क्यों कोई देगा। आपको पैसा तभी दिया जाएगा जब सरकारी बॉन्ड के रेट ज्यादा होंगे। मान लीजिए हिंदुस्तान में आज सरकार कहती है कि हम बॉन्ड निकालते हैं और उसका ब्याज दर होगी 3%। क्या आप ऐसा बॉन्ड खरीदने का प्रयास करोगे? आपको 6-7% तो मुझे एफडी में मिल जाता है, प्राइवेट बैंक दे देता है, मैं सरकार का 3% का बॉन्ड क्यों लूं? तो अगर सरकार को बॉन्ड इश्यू करने हैं, मतलब बाजार से पैसा उठाना है, तो सरकार को फिर 6-7-8% देना पड़ेगा। आपको बाजार से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उस रेट पे तो बाजार ही दे रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार के ऊपर दोबारा ब्याज का बोझ बढ़ने लगता है। तो एक तो आप बाजार से पैसा ले रहे हो, और वो पैसा ले रहे हो टेक्निकली नॉन प्रोडक्टिव एसेट, मतलब वेलफेयर स्कीम के लिए। उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उससे फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, आप दवा दारू का इंतजाम कर रहे हो। ऐसी स्थिति के अंदर आपके ऊपर ब्याज बढ़ने लगता है। जब आपके ऊपर ब्याज बढ़ने लगता है तो फिस्कल कंडीशन और मुश्किल में आ जाती है। और फिर सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत की तरह जापान भी 87-90% एनर्जी इंपोर्ट करता है, और आपको लगातार डॉलर चाहिए क्योंकि आपको ईंधन खरीदना है। जापान ने न्यूक्लियर एनर्जी को ऑलमोस्ट बंद कर दिया, बाकी ऑप्शंस कोल के वहां बहुत कम है। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अपने आप को उस ट्रैप में फंसाते दिए। अब हो क्या रहा है? जब आपको और एनर्जी चाहिए तो मतलब आपको ज्यादा डॉलर चाहिए। जब आपको ज्यादा डॉलर चाहिए तो येन जो है वो और गिरेगा। जब येन और गिरेगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका असर होगा। और यही कारण है कि जब येन गिरने लगता है तो अमेरिका का टेंशन बढ़ने लगता है।
अमेरिका का टेंशन इसलिए बढ़ने लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो अमेरिकन करेंसी इस समय है वो जापान के पास है, करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर। और जैसे जैसे येन डॉलर के मुकाबले कमजोर होगा तो टेंडेंसी जापान की सरकार की ये होगी कि हम डॉलर बेच के येन ले लें, और येन हमें चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए। जब आप डॉलर को बेचने जाते हो तो अमेरिका क्या चाहता है कि कोई उनका बॉन्ड खरीदे, और जब अमेरिका का कोई बॉन्ड नहीं खरीदता मतलब अमेरिका की सरकार को पैसा नहीं मिलेगा। और साथ में अमेरिका का डॉलर अगर जापान ने बेचना शुरू कर दिया तो और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, सरप्लस डॉलर हो जाएगा। जब डॉलर सरप्लस हो जाएगा तो रुपए जो डॉलर की कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और गिरेगी। इससे जो अमेरिका के ऊपर जो ओवरऑल इकोनॉमिक प्रेशर है वो और बढ़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर मुश्किल है। अब सवाल इस बात का है कि जापान अब क्या करे। एक तरफ आपकी महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपका ब्याज दर बढ़ रहा है, तीसरी तरफ आपको डॉलर चाहिए। इन सब का असर ये है कि येन गिर रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर आप अगर अगर आपकी डेमोग्राफी नहीं है, आपके यहाँ कंजम्पशन नहीं है, तो आप ग्रोथ नहीं दे पा रहे हो। और जब ग्रोथ नहीं है तो कुल मिला के आपको क्या करना पड़ रहा है कि आप जो यूएस यील्ड है वो जापानीज यील्ड से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जो पैसा जापान में आना चाहिए था वो पैसा जा रहा है यूएस में, क्योंकि अमेरिका का अगर मान लीजिए ब्याज दर जापानीज डॉलर या बॉन्ड से कम होगी तो लोग जापान में इन्वेस्ट करेंगे, ना कि अमेरिका में। और ट्रंप साहब चाहते हैं लोग अमेरिका में इन्वेस्ट करें, इसीलिए उनको बॉन्ड रेट ज्यादा रखना पड़ रहा है। इस स्थिति के अंदर इन्वेस्टमेंट जापान में ना आके अमेरिका जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि इन्वेस्टर्स हैव एन इंसेंटिव टू बोरो चीप येन एंड इन्वेस्ट अब्रॉड। सस्ता येन लो और बाहर में इन्वेस्ट करो। इस स्थिति में जो जापान की इकोनॉमी है और कमजोर होगी। तो कुल मिला के क्या है, अगर हम येन को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम करना होगा। इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो जो फिस्कल एक्सपेंशन है वो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तीनों एक साथ हो नहीं सकते। अब फंस, इसीलिए टाइटल हमने ये रखा है कि जापान अपने ही ट्रैप में फंस गया। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझा देता हूं। पहला, जब रेट ज्यादा बढ़ते हैं तो जापान को जो येन है उसको सपोर्ट मिलता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या बॉन्ड रेट बढ़ाते हैं, होता क्या है, आपकी जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। आपने येन मजबूत कर लिया, इन्फ्लेशन कर लिया, लेकिन सरकार के ऊपर बोझ बढ़ गया। अब सरकार के पास पैसा नहीं क्योंकि टैक्स नहीं बढ़ रहा। दूसरी तरफ से अगर आप रेट कम रखते हैं, आप सरकार के फाइनेंसेस बचा लेते हैं, और अगर ब्याज दर कम होती है तो ग्रोथ आती है क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब येन कमजोर होता है तो जो आपको एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ रही है उसके ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। आप एक तरफ से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। अब ये समस्या हो गई। तीसरी मुद्दा क्या है कि अब सरकार चाहती है कि हम इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए स्पेंडिंग करें, हाउस होल्ड और इकोनॉमी को बचाएं। उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं, मतलब आप बाजार से या तो उधार ज्यादा लोगे या बॉन्ड यील्ड बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपको इन्वेस्टमेंट मिले। दोनों स्थिति में सरकार के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है। तो इसीलिए अब समस्या ये है कि करें क्या। और जापान के साथ अगर मान लीजिए बॉन्ड बहुत कमजोर होता है, अब आप इस बात को समझिए कि अमेरिका क्यों परेशान। प्रॉब्लम जापान की है, लेकिन अमेरिका क्यों परेशान है इसको समझिए। अगर जापान का येन इस तरह से गिरता गया तो क्या होगा, जो जापानीज इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेन एसेट बेचेंगे और पैसा जापान में लाएंगे, क्योंकि जहां पे उन्होंने मान लीजिए 100 येन पे $1 खरीदा था, आज $1 के मुकाबले उनको 180 येन मिल रहा है या 160 मिल रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल है। तो जापानीज लोग, जो जापानीज बैंक्स हैं, कंपनियां हैं, एसेट कंपनियां हैं, वो डॉलर बेचना शुरू करेंगी। अगर वो डॉलर बेचना शुरू करती हैं तो जो यूएस अपनी ट्रेजरी के बॉन्ड है जो बेचना चाह रहा है, जब मेरे को डॉलर जापान से मिल रहा है तो अमेरिका से मैं क्यों लूंगा। तो भारत सरकार क्या करेगी, जापान से डायरेक्ट डॉलर लेके
और सऊदी अरेबिया को या बाकी देशों को पेट्रोल का पैसा दे देगी। मेरे को जापान से ट्रंप के पास जाने की जरूरत नहीं। अब इससे प्रॉब्लम अमेरिका की ये खड़ी होती है कि अगर अमेरिका चाहता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आए और अमेरिकन सरकार को पैसा मिले, तो उनको अपने बॉन्ड रेट बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि अब मुझे अगर ब्याज पे पैसा लेना है या बॉन्ड खरीदना है, तो मैं ज्यादा जहां से रिटर्न मिलेगा वहां दूंगा, तो अमेरिका को बॉन्ड रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और जैसे ही आप बॉन्ड रेट बढ़ाते हो, तो जो अमेरिकन सरकार को हर साल ऑन एन एवरेज करीब 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर चाहिए, वो महंगा हो जाता है। ऑलरेडी अमेरिका का जो बॉन्ड रेट है वो 5% से ऊपर चल रहा है, जो अनसस्टेनेबल है। इस बात को समझना होगा। ऐसी स्थिति के अंदर अमेरिका और फंसता है। तो प्रॉब्लम है जापान की, और जापान सबसे बड़ा अमेरिकन डॉलर होल्डर है, इसलिए सीधा असर उसका अमेरिका पे पड़ रहा है। इसीलिए तो जो आपने वो देखा कि जो मैंने पहले ग्राफ में आपको दिखाया था कि किस तरह से अमेरिका ने क्या किया कि बहुत ज्यादा मात्रा में येन खरीदे ताकि येन मजबूत हो जाए, 160 से घट के 150 पे आ जाए। अब ऐसी स्थिति के अंदर 55, ऐसी स्थिति अब ज्यादा दिन चल नहीं सकती। आप देखेंगे कि पहले तो गिरा, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ने लगे। ये होता है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि कितने मुश्किल है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। ट्रंप साहब की पॉलिसीज किस तरह से अमेरिका में जो उधार की जिंदगी की बात हम कर रहे हैं, किस तरह से अमेरिका और जापान दोनों ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो आज हमने चर्चा करी जापान की। आने वाले दिनों में मैं आपसे चर्चा करूंगा इससे भारत पे क्या असर हो, और अगर ये लगातार गिरता रहा, इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये होगा कि जापान का जो प्रोडक्ट है वो दुनिया में सस्ता हो जाएगा, जापान के एक्सपोर्ट बढ़ने लगेंगे, भारत का इंपोर्ट बढ़ेगा, अमेरिका में इंपोर्ट बढ़ेगा। इससे वहां की लोकल इंडस्ट्री को फर्क आएगा, वो भी नहीं चाहते लोग। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति है। इसको समझने के लिए आपको आने वाले दिनों में मेरे सारे वीडियोस को ट्रैक करना होगा जो मैं इकोनॉमी पे बनाऊंगा, ताकि आप इस गलतफहमी में ना रहें कि जो कहा जा रहा है, जो भाषणों में कहा जा रहा है, वो सब सही है। अभी जिसको कहा जाता है ना कि अभी पिक्चर बाकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस तरह से अगर फिस्कल इंडिसिप्लिन किया, भारत में भी जिस तरह से हमने फ्री बीज की पॉलिटिक्स कर रखी है, भारत के लिए भी जागने का वक्त है। आपको क्या लगता है, भारतीय पॉलिटिशियन हकीकत को पहचानेंगे या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से देश को बर्बाद किया जाए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा, आपके काम के होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।